आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियां की जा रही हैं। दिन में राजनीतिक रैलियों में सैकड़ों लोग, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है, तो वहीं पर हालातों को देखकर तो यही लगता है कि नेताओं ने कोरोना से एग्रीमेंट कर लिया है। जनता भी खूब रैलियों का हिस्सा बन रही है और कल तक जो जनता त्राही त्राही मचा रही थी, आज वही जनता लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। देश और प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकारें और प्रशासन अलर्ट होते जा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में भी आला अधिकारियों के द्वारा और सीएमओ के द्वारा होटल संचालकों से एक मीटिंग ली गई है, जिसमें होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी गई है, जिसमें मोटे तौर पर ये बातें की गई हैं, 11 बजे तक जो भी क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी है वो चलेगी। 11 बजे के बाद ये तमाम प्रोग्रामों को बंद कर दिया जाएगा। लोगों की संख्या भी सीमित रखी गई है। किसी भी होटल के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा गया है। होटल संचालक, होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन पर अमल करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि ताजनगरी आगरा जो कोरोना की दूसरी लहर में विश्व स्तरीय टीवी चैनलों पर चल रहा था और समाचार पत्रों में छप रहा था, अब आगरा के कोरोना को लेकर क्या हालात रहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखने में ये भी आ रहा है, लगातार हमारे देश के नेता उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा खतरा है और इससे भी आम जनता कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के खतरे के साए में पड़ी हुई है। जिस तरीके से गाइडलाइन है आम एसोसिएशन, होटल संचालक और आम आदमियों के लिए बनाई जा रही है, क्या ये गाइडलाइन है उन नेताओं के लिए नहीं बनाई जा सकती जो नेता जनसभाएं और रैलियां संबोधित कर रहे हैं। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ राशिद हुसैन, लोकमंच न्यूज आगरा। देश आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस से बेखौफ जुआरी नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस से बेखौफ जुआरियों की जाबाज महिला लीडर सजाती है जुआरियों की महफिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जुआरियों की जाबाज महिला लीडर सजाती हुई जुआरियों की महफिल दिख रही है। बता दें कि ताश के पत्तों की क्वीन बनी आगरा की महिला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर बेखौफ जुआरी खुलेआम जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर बता दें कि ताश के पत्तों की क्वीन बनी आगरा की महिला। आगरा पुलिस को महिला दे रही है चुनौती। तो वहीं बता दें कि चाय की चुटकियों के साथ ताश के पत्तों पर दाव लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला और पुरुष जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस से बेखौफ जुआरी खुलेआम जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल आगमन होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल उन्नाव दौरा है और साथ ही विजय यात्रा लेकर उन्नाव आ रहे हैं अखिलेश यादव। बता दें कि सदर शकीपुर बांगर मोहान में जनसभाएं करेंगे और साथ ही चकलबंसी हाफिजाबाद तकिया में उनका स्वागत होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उन्नाव दौरा है। तो वहीं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजय यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचेंगे अखिलेश यादव और साथ ही सदर शकीपुर बांगर मोहान में उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चगलवंशी हफीजाबाद तकिया में उनका स्वागत होगा। दो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एक एक कर सभी पार्टी है अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। तो वहीं पर इंडियन मुस्लिम लीग ने आगरा दक्षिण विधानसभा से कामिल अबुल उलाई पर दांव खेला है। अबुल उलाई आगरा के काफी चर्चित समाजसेवी हैं जो इंडियन मुस्लिम लीग के टिकट पर दक्षिण विधानसभा से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि दक्षिण विधानसभा पर मुस्लिम वोट का बड़ा बोलबाला है और बड़ी संख्या में दक्षिण विधानसभा से मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं। ऐसा क्या खास किया जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा वे मुस्लिम वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? हालांकि अभी इंडियन मुस्लिम लीग की किसी भी पार्टी से समझौते की खबर सामने नहीं आई है। आजमगढ़ में एक अस्पताल में नवजात के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने लाभ कमाने के चक्कर में उनके बच्चे की मौत के बाद भी 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा और ये विवाद इतना बड़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला आजमगढ़ के सिधारी थाने के रेनबो हॉस्पिटल का है। परिजनों का आरोप है कि यहां अस्पताल प्रबंधन ने उनके मृत बच्चे को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा और तीसरे दिन जब परिजनों को इस बारे में जानकारी हुई तो तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तीमारदारों को किसी तरह से शांत कराया और जिसके बाद अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि यहाँ जब बच्चे को लाया गया था तो उसकी हालत अत्यंत खराब थी। प्रयास किया गया कि उसको ठीक किया जाए लेकिन सफलता नहीं मिली। सर, अभी एक प्रकरण आया था आपके यहाँ बच्चे के एक्सपायर होने का, क्या मामला है पूरा? जी, बच्चे के एक्सपायर होने का मामला आपने अभी देखा होगा। और जैसा कि कोई भी सीरियस बच्चा है, कोई भी सीरियस पेशेंट एडमिट होता है तो अस्पताल की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेशेंट के गार्जियन को, जो भी गार्जियन होते हैं उनको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर वर्क होता है वो उसमें लिख करके उनको बता दिया जाता है कि भैया ये स्थिति है और बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन है, हम रख रहे हैं, जो भी है वो आपको क्लियर कट बता दिया जा रहा है। बच्चे सुस्त था, रोआ पैदा हुआ और इसके बाद रोया नहीं तो सब लोग लेके भागे आनंद में। आनंद के डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिए, रात भर रखे, सुबह में लेके यहाँ आए, ये रखे कहे बच्चा सीरियस है, फिर वो वेंटिलेटर पे डाल दिए। उस पे डालने के बाद कह रहे हैं बच्चा के ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, 95 हो गया है और उस पे सुतारेंगे तब देखेंगे, यही सब कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जन विश्वास यात्रा के रथ पर सवार होकर बदायूं पहुंचे। डिप्टी सीएम यहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही जन विश्वास यात्रा ने जिले में भागीरथ कछला घाट से आगमन किया। जिले में विभिन्न स्थानों पर घूमती हुई ये यात्रा शाम 7 बजे रात विश्राम के लिए क्लब स्वेरा पहुंची और कल सुबह ये यात्रा शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा होगी और जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि 2022 में फिर से यूपी में बीजेपी 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर और कन्नौज में पड़े छापे और बरामद करोड़ों रुपयों पर पैसा सपा का है और ये साथ ही आपको बता दें किसी और का नहीं, इन सब बिंदुओं पर जांच हो रही है और जनता के पैसों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए छापेमारी की बात की, तो वहीं पर लगातार यूपी में बीजेपी की तरफ से जनसभाएं की जा रही हैं और विश्वास जन यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसको लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बदायूं पहुंचे थे डिप्टी सीएम, जहां पर सपा पर निशाना साधते हुए छापेमारी के बारे में बात की और कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि 2022 में फिर से यूपी में बीजेपी 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा
एक सबसे बड़ा सवाल है कि अभी आयकर के तमाम छापे डाले जा रहे हैं। एक ही मोबाइल पर फर्जी कंपनियां 20-20 मिल रही हैं, एक ही पते पे 20-20 कंपनियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले की दुर्गंध उत्तर प्रदेश में फैली है और समाजवादी पार्टी इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करने वाली पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में आ चुकी है। और ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। वह पैसा व्यापारी का है कि वह पैसा समाजवादी पार्टी का है कि वह पैसा हवाला का है, वह जांच की कार्रवाई चल रही है। अभी जहां 2022 का चुनाव तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सारे सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब ऐसे में जब हमारे संवाददाता दिलीप पांडे ने आपको बता दें कि उदय शंकर शुक्ला से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बैठे सभी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या आंगनवाड़ी हो या फिर रसोईया हो, वो आज अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा मित्रों के मानदेय और आंगनवाड़ी मानदेय बढ़ाने को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में पुरानी पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में समाप्त कर दिया, आज उसको लेकर आंदोलन है। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज पुरानी पेंशन की आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दें। इसी के साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों को नियमावली बनाकर उनको शिक्षक बना दें। रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा सहित संविदा कर्मियों को उनको नियमित करके उनको मानदेय कम से कम 21,000 मानदेय नहीं, वेतन के रूप में 21,000 रुपया दिया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत है और बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई, जिनमें से एक व्यक्ति दुबई से आए हुए की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं कोतवाली शहर रामबाग कॉलोनी निवासी महिला की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बिजनौर जिले में कोरोना पॉजिटिव सक्रिय केसों की संख्या 3 है और जनपद में अब तक कोरोना से 108 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल आज आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा जाएगा और साथ ही जनपद बिजनौर की पुलिस टीम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है।
शासन के निर्देशानुसार रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। सभी पुलिस को, सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं, पीआरवी वाहन, अन्य मोबाइलों को, और सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से संबंधित जितनी प्रिकॉशन की चीज़ें हैं उनका दिन में भी अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ का जन सहयोग मिल रहा है और लोगों से अपील है कि जो थर्ड वेव है इससे बचाव के जितने उपाय हैं उसको अख्तियार करें, जिससे यहाँ का जनमानस कोरोना फ्री रहे। गाजियाबाद के लोनी में आवास विकास द्वारा कई गांवों की जमीन आवासीय योजना के लिए अधिकृत की गई थी, जिसका मुआवजा आवास विकास द्वारा किसानों को दिया गया था। मंडोला समेत 6 गांवों के किसान मंडोला आवास योजना की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ बढ़े हुए मुआवजे के लिए पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद समर्थन देने पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से वार्ता कर उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की बात कही। सांसद जी लोनी पहुंचे हैं और लोनी आपने जो किसानों को धरने पर समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, एक आंदोलन पूरे देश के किसानों का चला 1 साल तक और मजबूर होकर प्रधानमंत्री को तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लोनी के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये 5 साल से चल रहा है, 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया और सरकार को बहुत सारे मांग पत्र दे चुके। मैंने चिट्ठियां लिखी, पार्लियामेंट में भी इनका मसला उठाने की कोशिश की। कल हरदोई में होने वाले जन विश्वास रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और जिसको लेकर जीआईसी ग्राउंड में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शासन प्रशासन के लोग लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि कल होने वाली रैली में कोई भी खामी नजर न आए। साथ ही इस रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि हरदोई जिले में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर यहां के लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरदोई के जीआईसी ग्राउंड में, जहां कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह हरदोई पहुंचेंगे जन विश्वास रैली को लेकर और सभी तैयारियां जो है बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जो है यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक वाजपेयी, राज्यसभा सांसद। आइए इनसे जानते हैं कि इस रैली का क्या उद्देश्य रहेगा और क्या मतलब कितनी जनता जो है हरदोई में कल उपस्थित होगी। देखिए, कल जो माननीय गृह मंत्री जी की रैली होने जा रही है हरदोई में, विशाल जनसभा का रूप लेगी और जन विश्वास यात्रा हरदोई पहुंचेगी। उसमें माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन होगा। वैसे भी जब भी वो माननीय गृह मंत्री जी हरदोई आए हैं, विशाल जनसभा हुई है और उत्तर प्रदेश की क्या देश की जनता उनको सुनना चाहती है और हरदोई के लोगों की भी बड़ी दिन से इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी से सीधी वार्ता हो, उनका सीधा संवाद सुने। तो कल उनका आगमन निश्चित रूप से हरदोई जनपद में एक बड़ा ऊर्जा का संचार करेगा और उनके आने से हरदोई में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे तेजी के साथ बढ़ेगी और इसका व्यापक प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जैसा कि हरदोई में अमित शाह का प्रथम आगमन है, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? मैं देखिए, प्रथम आगमन उनका है, लेकिन उत्तर प्रदेश से वो बहुत वाकिफ़ हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, एक एक विधानसभा से वाकिफ़ हैं। उनके आने से बहुत व्यापक प्रभाव, जैसा मैंने कहा, वो पड़ेगा। एक तरफ चर्चा हो रही है कि जो कन्नौज में एक घर से 300 करोड़ लगभग 300 करोड़ नगदी बरामद हो रही है, एक तरफ जन विश्वास यात्रा जो पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जनता का जो विश्वास अर्जित किया है, जन कल्याण के जो काम किए हैं उनकी चर्चा है। उसकी चर्चा कल यहाँ अमित शाह जी करेंगे और एक पार्टी के नेताओं के बीच इस बात की खलबली है कि वो एक ही घर से 300 करोड़ लगभग 300 करोड़ रुपए निकला है, तो जनता इन दोनों का मूल्यांकन करेगी। एक तरफ शुचिता की सरकार है और एक तरफ वो लोग हैं जो काला धन घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है कि रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, उसको देखते हुए आपका कहना है कि कल हरदोई में कल लगभग 1 लाख लोग उपस्थित होंगे, तो उस मतलब कोरोना से इस
किस तरह निपटे जाएगा फिर? कोरोना से निपटने के लिए लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक की भीड़ न इकट्ठा करें। लेकिन कोरोना से बचना है, देश को बचाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और संवैधानिक बाध्यता है कि विधानसभा का चुनाव और बहुत समझदारी के साथ करना है, चुनाव भी संपन्न हो और कोरोना से भी लोगों को बचाया जा सके। जैसा कि आपने सुना कि कल हरदोई जो है अमित शाह हरदोई आएंगे और लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ होगी, जहां तैयारियां आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। काफ़ी मात्रा में जो है भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं। इसी पे अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह जो है एक तरफ तो रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है 1 लाख लोगों की रैली कराई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरदोई की जनता को कल अमित शाह क्या संदेश देके जाएंगे और 2022 का चुनाव इसका क्या असर डालेगा। हरदोई से लोकमंच न्यूज़ के लिए पुलकित शर्मा। शहर में चल रहे G10 हरदोई मेला महोत्सव में किड्स रैंप शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नन्हे मुन्ने सितारों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और विहान, रिया, श्वेता समेत अन्य नन्हे सितारों ने रैंप पर जमकर अपने जलवे बिखेरे। बच्चों का रैंप वॉक देख बड़े बड़े हैरान रह गए, तो वही बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा जज को भी मनवाया। साथ ही वेस्टर्न पोशाक में बच्चे नजर आए। हरदोई जनपद के सभी 2500 थाना क्षेत्रांतर्गत अभी जागरूकता अभियान के साथ साथ प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना धीरे धीरे फिर से कई देशों में शुरू हो गया है, काफ़ी बड़े रूप में। हमारे यहाँ भी ना आ जाए, इसके लिए पहले से ही सावधानी, सतर्कता अपेक्षित है। सभी को जागरूक किया जा रहा है। 11 बजे से यूपी के हसनपुर नगर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर को होने वाले संभावित दौरे को लेकर मैदान फाइनल कर दिया है और साथ ही उनकी जनसभा श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज ग्राउंड में होगी और शनिवार को यहां तैयारियां शुरू कर दी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को हसनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारी जन विश्वास यात्रा जो आ रही है उसको लेकर यहाँ संबोधित करेंगे और आज मैं जिलाधिकारी और हमारे जिले के महामंत्री जिले के उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और युवा के अध्यक्ष हमारे सदस्य वाले ने पूरी तैयारी के लेकर जायजा लिया है और यहाँ टेंट लगना शुरू हो गया। हमीरपुर में बीजेपी उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का काफिला रोक लोधी समाज के नवयुवकों ने स्वागत किया। स्वागत के दौरान ज्ञापन भी लोधी समाज के लोगों के द्वारा दिया गया, जिसमें बीजेपी की वर्तमान राठ विधायिका मनीषा अनुरागी और सरीला चेयरमैन रानी सैफाली सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा महेंद्र राजपूत जो लोधी समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जिससे लोधी समाज बीजेपी से नाराज है। क्या कहेंगे आप? ज्ञापन दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर निर्दोष हैं। सांसद महोदय, कल ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक निशाना साधा है भाजपा के ऊपर, जिस पर उन्होंने लिखा है कि भाजपा शासन काल में 3 P है, जिस पर एक पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघातक। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने लिखा है। शायद वो अखिलेश यादव अपने बारे में कह रहे होंगे, ये सब उनके कार्यकाल में था। इस समय तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लगता है आपको इस बार? सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जगदीश राय ने कहा कि शहीद जिलाजीत यादव ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर हम सब का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा शहीद परिवार से किए गए वादे पूरे नहीं हो सके। शहीद के नाम पर गांव में प्रवेश द्वार, सड़क मार्ग और साथ ही सरकार द्वारा नहीं किया गया। बता दें कि वादा अधूरा रह गया और क्षेत्रीय लोगों ने अपने प्रयास से आज छोटे से पार्क में जनपद के शहीद जौनपुर के बेटे की मूर्ति की स्थापना की। आज अमर शहीद की मूर्ति का जो है स्थापना हुई है। भविष्य में
किस तरह से प्रयास किया जाएगा कि और बेहतर हो सके? देखिए, अगर सरकार समाजवादी पार्टी बनी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिला अध्यक्ष ने जो उद्बोधन दिया है, आश्वासन दिया है, ये हम लोग यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा मेला, बहुत सी चीज़ें भविष्य में होनी है। अगर एक साल के अंदर इनका अपना दिवस, मतलब मृत्यु दिवस से एक साल नजदीक आने वाला है, जब आएगा तो यहाँ बृहद कार्यक्रम किया जाएगा, तब तक यहाँ के रूप बदलाव होने जा रहा है। आज लोकमंच की टीम ने कानपुर झोकरकटी बस अड्डा में जाकर कानपुर में झांसी जा रहे यात्रियों से 2022 के चुनाव के बारे में जानकारी ली। आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी, तो यात्रियों ने बताया कि इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और सरकार में अपने सारे वादे पूरे किए हैं। हम लोगों को आज़ादी से जीना सिखाया, तो वहीं कुछ लोग बीजेपी सरकार पर शिकंजा कसते हुए बोले कि इस बार हम लोग सपा की सरकार को आना पसंद करेंगे। नमस्कार, आज लोकमंच की टीम कानपुर पे पहुंची है, जहां कानपुर बस झोकरकटी बस अड्डा है। आइए वहां पर जो कानपुर से झांसी ले लोग जा रहे हैं, उनसे यात्रियों से पूछते हैं कि आखिर जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं वो किसकी सरकार बनाते हैं। आइए बात करते हैं, बस पे चलते आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोनल कुमार। इस बार जो सरकार जो चुनाव होने वाली 2022 में, हाँ। किसकी सरकार बनती, क्या लगता है? वो तो ऐसा है कि नेता लोग जाने, हमको क्या, स्टूडेंट है हम तो। आप लोग वोटर है ना, आप लोग वोट देते हैं, चलिए वोट नहीं हो तो आपका आप वोट देंगे, आपकी तरफ से जो सरकार बनती है। हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं। अच्छा। मायावती जी की। अच्छा, तो क्यों, क्या चाहते हैं, मतलब क्यों चाहते हैं सरकार में क्या? भाई इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ना नौकरियां निकल रही, ना कुछ हो रहा। बताओ क्या हो रहा? जनता परेशान है, बच्चे परेशान है। सही सरकार में राम मंदिर मिला है और आपका बनारस के भव्य विशाल जो सब है, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि आपको? हमको तो नहीं लगता कि हम बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, इस बार संबंध तक आप करेंगे बसपा सरकार को? जी। तो जैसे कि हमें बताया कि हम बसपा सरकार को समर्थन करेंगे। और भी यात्रीगण हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरदीप जी। अमरदीप जी, कहाँ जा रहे हैं आप? उरे ही जा रहे हैं। उरे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? इसमें योगी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, क्यों बनेगी, क्या काम अच्छा किए है। क्या काम किए? एक्सप्रेस वे वगैरह बनाए हैं और सुरक्षा भी दे रहे हैं सबको। अभी दूसरे लोग बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि मायावती सरकार आएगी क्योंकि मोदी ने और योगी ने कुछ काम किया है नहीं। काफ़ी काम किए। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी निकला है और शायद इसी महीने उसका उद्घाटन भी है। अच्छा काम किया। तो आप लोग सरकार से पूछ रहे हैं दोबारा सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी, 100% बनेगी। जैसे बताया कि योगी सरकार दोबारा फिर से आएगी क्योंकि उसने काम किया। और भी बैठे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी क्या राय उनकी। ये क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या लगता है, क्यों बनेगी, क्या प्रोग्रेस अच्छी की है उन्होंने। कुछ आप बताया कि क्या किया है? रोड हमारे यहाँ बहुत खराब थे, रोडों की स्थिति अच्छी हुई है, लाइट की व्यवस्था की भी अच्छी हुई है। तो आप लोग सरकार से खुश हैं कि? दोबारा आप लोग जिताएंगे आप लोग? बिल्कुल। आइए और भी लोग हमारे साथ, उनसे बात। क्या नाम है आपका? धीरज दीक्षित। लगता है कि इस बार जो सरकार बनेगी, किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी। बीजेपी कंफर्म। क्यों बनेगी, क्या लगता है? उनके कारनामे अच्छे हैं। क्या बाकी उन्होंने जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी किया उन्होंने, सरकारी चीज़ को प्राइवेट किया, उसमें से भी बहुत अच्छा है। पब्लिक कुछ समझ नहीं पा रही है। प्राइवेट जो किया वो पब्लिक के लिए ही अच्छा है। और भी आप पब्लिक को ही देखिए, जो भी काला धन है वो सब बाहर निकल रहा है, तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। इलाहाबाद में भी जाइए, आपका प्राइवेट जो पूरा माल पकड़ा हो गया है, सरकार पब्लिक के लिए ही कर रही है, बहुत अच्छा है। पर बीजेपी निकलेगी बहुत बढ़िया है। आप क्या कहते हैं? मनीष। आप कहाँ जा रहे हैं? हम इस टाइम उरे ही जा रहे हैं। उरे जा रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ। क्यों बनेगी, क्या लगता है बीजेपी ने क्या? क्योंकि उनके कारनामे अच्छे हैं, उन्होंने युवा वर्ग के लिए अच्छा किया है, प्रशासन व्यवस्था संभाली है। जो हमारे यहाँ प्रशासन व्यवस्था खराब थी, उन्होंने प्रशासन व्यवस्था कड़ी की है, जिससे कि आज लोग बाग खुले दिल जी रहे हैं।
यही कारण है इनका। तो सरकार जो हाँ बीजेपी की बनी। आइए और भी यात्रीगण हैं, उनसे बात करते हैं कि किसकी सरकार बनती है, क्या है प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण पाल। लक्ष्मण जी, क्या है कि आप कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं जा रहा हूँ अभी झांसी। जा रहा है जी। तो कानपुर से जा रहे हैं आप लोग? कानपुर। तो क्या लगता है कि इस बार किसको आप लोग जिताएंगे? जी अभी वर्तमान में तो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। अभी देखिए कोरोना काल से कितना उन्होंने व्यवस्था को संभाला है, और देखिए सारी गुंडागर्दी कितनी हो गई कम, जितनी माफिया वाफिया सब कितने काला धन, मतलब माफियाओं के पास से कितने सब उजड़ रहे हैं उनके। इस वजह से उनके काम इतने अच्छे हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं है। और भी यात्री बैठे, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, कार्यकाल तो काम ही नहीं किया बीजेपी ने। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, देखिए हर का अपना अपना कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने उस तरफ फोकस नहीं किया, उनके कामों को नहीं देखा, तो वो नहीं बोलेंगे। अभी पूरी पब्लिक ही देख रही है कोरोना काल में कैसे कैसे उन्होंने प्रशासन को संभाला है, किस टेक्निक से उन्होंने जगह जगह लगाया। अब देख ही रहे, मतलब वैक्सीन सबको दे रहे हैं। तो मामला बीजेपी सरकार से आप खुश रहने की, दोबारा आप लोग फिर चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी। तो इससे कि मनीष जी ने बताया कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और दोबारा से वो बीजेपी हम लोग लेकर आएंगे। देखिए हर का अपना अपना कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने उस तरफ फोकस नहीं किया, उनके कामों को नहीं देखा, तो वो नहीं बोलेंगे। अभी पूरी पब्लिक ही देख रही है कोरोना काल में कैसे कैसे उन्होंने प्रशासन को संभाला है, किस टेक्निक से उन्होंने जगह जगह लगाया। अब देख ही रहे, मतलब वैक्सीन सबको दे रहे हैं। तो मामला बीजेपी सरकार से आप खुश रहने की, दोबारा आप लोग फिर चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी। तो इससे कि मनीष जी ने बताया कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और दोबारा से वो बीजेपी हम लोग लेकर आएंगे। और भी लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सब क्या नाम है आपका? अमन वर्मा। अमन जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कर्नाटक। जा रहे हैं। अमन जी बताइए कि क्या नाम है, किसकी सरकार आप पसंद करेंगे, किसकी क्या है? सर रिपीट होगी। रिपीट होगी जी। क्यों रिपीट होगी? क्या उसमें क्या काम है उनके अच्छे, मतलब करप्शन वगैरह कम किया, जो गुंडे वगैरह थे उनको कम किया, और काफ़ी मतलब नाम काफ़ी यूपी में भी, बाहर जिधर मैं रहता हूँ उधर भी बहुत नाम है, तो वहाँ की पब्लिक भी यही चाहती है कि रिपीट हो। क्राइम की अगर बात करेंगे तो क्या क्राइम कम हुआ कि बढ़ा? हर जगह एक जगह नहीं, हर जगह था, हर गली मोहल्ले में थे, उनको सबको कम कर दिया, कोई दिखता नहीं है। पहले भी ये चोरी की वारदात कुछ ज़्यादा रहती थी, अभी कुछ नहीं इस टाइम, समझे ना, इसीलिए सरकार रिपीट होगी, मैं भी मोदी जी को वोट दूंगा। और भी लोग हमारे साथ में बैठे यात्रीगण हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए, क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। अरे जी, कहाँ जा रहे हैं? झांसी जा रहे हैं। जी, क्या लगता है इस बार किस सरकार बनेगी? सरकार अब क्या मालूम किसकी बने, चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? आखिर आप वोटर होंगे, क्या वोटर नहीं है क्या आप? वोट है तो वोट डालने के टाइम देखेंगे किसको देना है, जिसकी तरफ ज़्यादा लोग होंगे उसी को देंगे। अच्छा, अभी कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमको कुछ नहीं बोलना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीपक साहू। किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार फिर एक बार। योगी सरकार ने फिर क्या कहा? अरे करप्शन बहुत रुका है, जो भी है गांव गांव में सुविधा बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे छोटे गांव में पहले सरकार में कहाँ सुविधा नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है। छोटे छोटे गांव में भी बिजली देखो, हर चीज़ XYZ लगभग व्यवस्था हो रही है, इसीलिए। तो अधिकतर जितने भी लोग बस में यात्री कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों का ये मानना है कि योगी सरकार ही बहुत अच्छा काम कर रही है, और दोबारा फिर से सरकार आएगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुराना दाऊद नगर में PSC का निर्माण पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर पुराना दाऊद नगर में PSC का निर्माण पूरा हो चुका है, और उसके साथ
कल स्वास्थ्य मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर पुराना दाऊद नगर में पीएचसी का निर्माण पूरा हुआ, तो वहीं पर कल स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करेंगे। बता दें कि विधायक नीरज वोरा के प्रयासों के बाद निर्माण हुआ और साथ ही स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1,10,000 की आबादी को इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुराना दाऊद नगर में पीएचसी का निर्माण पूरा हो गया। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। तो साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आएगी और साथ ही 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का दौरा रहेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। और आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का दौरा रहेगा। अब बताया जा रहा है कि कल शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग होगी, तो वहीं पर 4 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय दौरा है और कल चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का दौरा रहेगा। विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इलेक्शन से पहले एक अलग ही मामला देखने को मिला। बता दें कि जनपद में समाज सेवी दीपक चौधरी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी सरिता चौधरी ने कमान संभाल ली है। सरिता चौधरी के घर सैकड़ों बाइकें और कारों के काफिले एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने पुतली घर से कुंदनपुर धक्का एकता कॉलोनी आरटीओ कोहिनूर तिराहा होते हुए गली नंबर 1 हाजी यूसुफ अंसारी पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचे, जहां सरिता चौधरी और सभी समर्थकों का पूर्व विधायक द्वारा पुरजोर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए जनपद वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को 554 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 348 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान अपार भीड़ को देखकर सीएम गदगद नजर आए और उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है और सबका साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इस वैक्सीन को हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। जिसने दोनों डोज ले ली अच्छा काम किया, जिसने एक डोज ली वो दूसरा डोज ले ले, और जिसने कोई नहीं ली वो अभी वैक्सीन जरूर ले ले। और अन्न योजना में डबल इंजन की सरकार है तो अन्न भी डबल डोज मिलेगा। अब तो अन्न योजना में महीने में एक बार 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक देने की कार्रवाई भी चल रही है। संभल में 6 गौवंशीय पशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि जलगुहिया से पटे पड़े तालाब में पशुओं के शव मिले और गौवंशीय पशुओं की मौत का खुलासा रविवार को तब हुआ जब तालाब में पशुओं के शव तैरते हुए दिखे। आपको बता दें कि आनन फानन में पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ मौके पर पहुंचे और तालाब से बामुश्किल शव निकालकर मौके पर पोस्टमार्टम करके शवों को प्रशासन की टीम ने दफना दिया। तो वहीं गौवंशीय पशुओं की मौत की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।